हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमने ज्योग्राफी की अब तक जो वीडियो बनाई हैं उनमें अलग अलग टॉपिकों पर वो वीडियो बनाई गई हैं और हर टॉपिक में एक एक चीज़ को बारीकी से समझाया गया है। तो चलिए इसमें शुरुआत करते हैं। भारत के पठार जानने की कोशिश करते हैं। दक्षिण में देखिए पठारी एरिया है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा पठार है, इस इन सारी चीज़ों को जानेंगे। साथियों, एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँगा उनका नोटिफिकेशन जब उनके पास जाएगा तो सबसे पहले वीडियो उनके पास पहुँचेगी। और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए बिना टाइम गवाए शुरुआत करते हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि देखिए कम समय में आपको अधिक जानकारी मिले। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए जो ये यहाँ दिखाई दे रहा है, ये पूरा भारत का मैप। और यहाँ से लेके इस तरह से ये दक्षिण का पठार, यानी कि इस पठार में बहुत सारे अलग अलग पठार हैं। इसमें देखो दक्कन का पठार एक सबसे बड़ा पठार है। तो इसकी मैं उत्तरी सीमा के बारे में बात करूं तो उत्तरी सीमा देखिए कहाँ से मिलती है, तो ये इधर अरावली पर्वत से लेकर के और देखो उत्तरी पूर्व में ये गारो पहाड़ियाँ हैं। तो ये गारो पहाड़ियों में ही एक पठार है, इसको हम कहते हैं शिलोंग का पठार। देखिए ये हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। और राजमहल की पहाड़ियों और गारो पहाड़ियों के बीच में ये जो गैप है ना, तो इस गैप को हम कहते हैं गारो गैप। हिमालय से निकलने वाली तमाम नदियों ने यहाँ इसको काट छाँट दिया। इस तरह से बहुत सारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। तो एक तरह से ये जो ये पठारी एरिया है, यहाँ से ये पूरा के पूरा विस्तार है। ये बीच में बांग्लादेश है, पहले भारत का हिस्सा था। चलिए देखो, अब यहाँ जानते हैं कि ये जो पठार है, यहाँ देखिए छोटा नागपुर का पठार। और इधर देखिए ये है बघेलखंड का पठार और ये बुंदेलखंड का पठार। तो मैं ये भी बताऊंगा ये कौन कौन से राज्य में है। देखो यहाँ बुंदेलखंड, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी हिस्सा है जो बुंदेलखंड वाला। और इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब वगैरह जैसे राज्य भी सम्मिलित हैं। देखो छोटा नागपुर का पठार झारखंड में पड़ता है। और देखिए यहाँ कुछ पठारी एरिया और हैं, जैसे हजारीबाग या छोटा नागपुर का पठार। तो ये जो है उड़ीसा वगैरह राज्य, उड़ीसा छत्तीसगढ़, इन राज्यों में पड़ता है। आगे देखें, यहाँ है मालवा का पठार। तो ये मालवा का पठार देखो कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश इसमें पड़ता है। ये मालवा का पठार बहुत ही प्रसिद्ध है। तो देखो इन पठारों से नदियाँ निकलती हैं, जैसे यहाँ से चंबल नदी निकल जाती है, बेतवा, केन, सोन, इस तरह से नदियाँ इधर निकलती हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है इनका ढाल जो है वो उत्तर दिशा में है। और ये इस तरह से नदियाँ निकल करके और एक गंगा में मिलती चली जाती हैं और ये इस तरह से बंगाल की खाड़ी में सारी नदियाँ गिरती हैं। तो अब देखिए यहाँ से ये जो दक्षिण में पठारी एरिया हैं उनमें जानते हैं कौन कौन से पठार हैं। तो देखो यहाँ एक पठार है जिसको हम बोलते हैं दंडकारण्य पठार। तो ये उड़ीसा में पड़ता है। अच्छा देखिए ये एक और पठार है जिसका नाम है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है। और ये हो गया हजारीबाग या छोटा नागपुर का पठार, देखो ये वाला। अब बात करते हैं नीचे, देखो ये दक्कन का पठार है। तो दक्कन का पठार कहाँ पड़ता है, अधिकतर महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं, देखो तेलंगाना का पठार है ये। तो तेलंगाना का पठार देखो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह में पड़ता है। और यहाँ तेलंगाना राज्य के बराबर में एक ये पठार देखो दिखाई दे रहा है आपको, ये है राय रायलसीमा का पठार। या ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये, ठीक है ना। और देखो ये बाकी पठार है, ये कर्नाटक का पठार के नाम से जानते हैं। तो इन सारे के सारे पठारों की हमने थोड़ी और विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, जो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप। पहले बात करते हैं कि ये पठार होता क्या है। देखिए पठार जो है एक तरह से ये प्राचीन गोंडवाना लैंड की भूमि है। और पठार पहले ये जानेंगे होता क्या है। देखो चबूतरानुमा आकृति होती है, ज़मीन से थोड़ा ऊंचा इनकी, लेकिन चोटी ऊंची ऊंची नहीं होती हैं।
और इस तरह से ये पठारी एरिया होता है। तो पठार वैसे खनिज संपदा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट हैं, और दुनिया के जितने भी खनिज संपदा निकलते हैं वो पठारों से ही निकलते हैं। जैसे देखो, भारत में एक सबसे महत्वपूर्ण और भारत का सबसे धनी पठार है, तो उसको हम बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार, जो अभी हमने बताया था झारखंड राज्य में पड़ता है। चलिए हम देखते हैं कि देखो, ये जो प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है, यानी गोंडवाना का मतलब है कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और ये त्रिभुजाकार की आकृति में है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से लेकर के 900 मीटर ऊंचा है। देखो इसका विस्तार विस्तार कहाँ तक है? अरावली, राजमहल और शिलांग की पहाड़ियाँ। तो देखो, राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं वो छोटा नागपुर के पठार के उत्तर में पड़ती हैं, झारखंड और बिहार के बीच। चलिए अब देखो, उत्तर में इसका ढाल उत्तर पूर्वी में है, और इधर से चंबल, केन, बेतवा नदियाँ व दामोदर नदियाँ, इससे ज्ञात होता है कि इनका जो ढाल है वो किधर है ना। चलिए आगे देखते हैं, दक्षिण में इसका ढाल। देखो दक्षिण में इसका ढाल किधर है? तो दक्षिण में इसका ढाल जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में है, जो महानदी, और देखिए गोदावरी, महानदी और गोदावरी और कृष्णा और कावेरी नदियां है ना। तो इन सारी नदियों से ये हमें प्रतीत होता है कि ये ढाल जो है किधर है। चलिए अब देखो, दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार की क्या विशेषता है कि ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियों तथा सतपुड़ा, देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी तथा सतपुड़ा श्रेणियों तथा दक्षिण भारत के मध्य भारत का सबसे बड़ा पठार है ना। ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। देखिए एक चीज़ और है कि ये दक्कन के पठार में ये काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, और ये महाराष्ट्र वाले इलाके में पाई जाती है ना। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक वगैरह जो क्षेत्र है, वहाँ ये दक्कन का पठार फैला हुआ है, और ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। चलिए देखो, अब मालवा के पठार की बात करते हैं। तो मालवा का पठार कहाँ है? ये अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य। यहाँ देखो कौन सी नदियाँ हैं? यहाँ देखो नदी है बेतवा, काली, काली सिंध, यानी बेतवा, काली सिंध और चंबल नदियाँ प्रवाहित होती हैं यहाँ पे, है ना। आगे देखते हैं, देखो बुंदेलखंड या बघेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड या बघेलखंड का पठार, यहाँ देखिए ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में है। तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में इन पठारों का विस्तार उत्तर की बहने वाली नदियों, केन, बेतवा, सोन नदियाँ बहती हैं। दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। देखो इस बघेलखंड के पठार के उत्तर की जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? वो नदियाँ हैं केन, बेतवा, बहने वाली नदियाँ हैं केन, बेतवा, सोन, और दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी, जो एक भ्रंश घाटी से बहती हुई जाती है और अरब सागर में गिरती है। अब बात करते हैं छोटा नागपुर के पठार। तो देखो, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है ये, और ये खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे संपन्न पठार है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा खनिज संपदा किस में निकलती है? छोटे नागपुर के पठार में, जो कि एक झारखंड राज्य में है। चलिए देखो, एक चीज़ और है, महानदी, सोन, स्वर्णरेखा, दामोदर नदियाँ इसी पठार से निकलती हैं, और राजमहल की पहाड़ियाँ इसकी उत्तरी सीमा बनाती हैं। तो जो राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? छोटा नागपुर के पठार के उत्तर में। इसमें हजारीबाग तथा हजारीबाग तथा कोरडमा का पठार भी शामिल है। देखो दो पठार इसमें और जुड़ गए, कोरडमा और हजारीबाग का पठार। यहाँ दामोदर घाटी भ्रंश है। देखो यहीं पर एक दामोदर घाटी है, दामोदर नदी बहती है, तो वहाँ ये बहुत गहरी घाटी है, यहाँ से कोयला वगैरह भी निकलता है। चलिए देखो, आगे है मेघालय का पठार। तो मेघालय का पठार कहाँ है? तो ये मेघालय राज्य में है। और देखो गारो, ये गारो है, तो गारो की पहाड़ियों में स्थित है। यह जनजाति, यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं। और देखो यहाँ गारो, खासी, जयंतिया जनजाति है। यहाँ 3 पहाड़ियाँ हैं। चलिए देखो, ये ग्रेनाइट तथा नीस शैलों से बना है, और उत्तर पूर्व का लास्ट भाग है। तो उत्तरी पूर्व का सबसे लास्ट में भाग है। अब बात करते हैं देखो दंडकारण्य पठार की। तो ये ओडिशा, छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है, और इसमें कालाहांडी
का पठार भी शामिल है। देखो कालाहांडी का पठार भी शामिल किसमें? दंडकारण्य पठार में। अब बात करते हैं तेलंगाना का पठार। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य में विस्तृत है और इसमें नीस सेलें पाई जाती हैं। कौन सी सेलें? नीस। चलिए अब बात करते हैं कर्नाटक का पठार। तो कर्नाटक का पठार देखो कर्नाटक तथा केरल राज्य में विस्तृत है। ये कहाँ पे विस्तृत है? कर्नाटक तथा केरल राज्य में है। तो ये आर्कियन युग से लेकर के और आधुनिक शहरों का बना हुआ है ना। तो ये धीरे धीरे इसका निर्माण अब तक चलता रहा है। तो यह प्रदेश अत्यधिक विच्छेदित है। इसमें इसमें 3 भू-आकृतियाँ विस्तृत हैं। 3 भू-आकृतियाँ में बांटा गया है, जैसे मलनाद, उत्तरी उच्च भूमि और दक्षिणी उच्च भूमि, है ना। अब इसके बाद का बात करते हैं देखो तमिलनाडु का पठार। तो देखिए तमिलनाडु का पठार यानी बिल्कुल दक्षिण में। तो ये दक्षिणी सह्याद्री तथा तमिलनाडु के तटीय मैदान के मध्य है। देखिए इसकी विशेषता ये है कि इसमें तमिलनाडु की पहाड़ियाँ और कोयम्बटूर मदुरै पहाड़ियाँ आती हैं और उच्च भूमि क्षेत्र में जावदा, सेवराय और कलराय तथा पचमलाई की पहाड़ियाँ आती हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो पर्वत और पठारों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि ये एग्जामों में अब तक पूछे गए हैं और बेहद इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। आगे देखिए स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स, यानी कि स्टोर हाउस ऑफ यानी कि खजाना, जो जो खनिज तत्व हैं उनका एक तरह से जो निकलने का एक स्टोर यानी कि जो स्थान है वो कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार है। भारत में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। तो देखिए जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी, ये भ्रंश घाटियों से बहती हैं। देखो नर्मदा और ताप्ती नदी ये पूरब से पश्चिम के लिए उल्टी बहती हैं और दक्षिण में ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी और सतपुड़ा के बिल्कुल दक्षिण में है ताप्ती नदी। और दामोदर जो नदी है वो बंगाल में बहती है, जो बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। आगे बात करते हैं देखो सोन एवं चंबल नदी। सोन एवं चंबल एवं बेतवा नदी उत्तर में प्रवाहित होती हैं। तो देखो मैंने भी बताया था कि इन पठारों से उत्तरी दिशा में जाकर के और ये बिल्कुल गंगा नदी में मिल जाती हैं। आगे बात करते हैं देखो संसार की सर्वाधिक पुरानी पर्वत श्रेणी। तो संसार की सर्वाधिक पुरानी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। देखो एक चीज़ और के नवीन पर्वत जो है हमारे भारत में वो कौन सा है? वो है हिमालय पर्वत, है ना। और सबसे पुराना कौन सा है? अरावली पर्वत। चलिए आगे देखते हैं। देखो माउंट आबू जिस पर जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर है, दिलवाड़ा का मंदिर, है ना। तो वो कहाँ स्थित है? तो भाई वो है अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है, दिलवाड़ा का मंदिर है। चलिए आगे देखो मालदा गैप द्वारा पृथक होता है। तो मालदा गैप, तो क्या ये मालदा गैप? तो ये भारतीय प्रायद्वीप एवं मेघालय का पठार है। भारतीय प्रायद्वीप तथा मेघालय का पठार। तो मैंने बताया था कि देखो इधर तो जैसे एक राजमहल की पहाड़ियाँ बताई थी जो झारखंड में हैं, और देखो इस तरह से ये इस तरह से, और ये सिक्किम राज्य है, और इस तरह से जो है ये है उत्तर पूर्व का ये भाग, है ना। तो अब यहाँ हमने बताया था ये शिलांग की पहाड़ियाँ हैं, यानी कि यहाँ मेघालय में। तो ये मालदा गैप ये वाला है नीचे, है ना, बीच वाला। चलिए आगे देखते हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची का चोटी का नाम है धूपगढ़। तो देखो धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। आगे है मैकाल श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो ऊंची चोटी इसका नाम है अमरकंटक। तो 1066 मीटर ऊंची है ये। देखो पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका नाम है कालसवई। तो कितनी है? 1646 मीटर। और देखो हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी में स्थित है ये। अब बात करते हैं पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है? तो ये नीलगिरी पर्वत है जो बिल्कुल तमिलनाडु में पड़ता है। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट यहाँ नीलगिरी पे मिलते हैं। अब देखिए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। तो इसका नाम है, इस जो पर्वत श्रेणी है इसकी पर्वत चोटी का जो ऊंचाई है वो 2636 है। देखिए दक्षिण पठार से पालघाट दर्रे द्वारा
नीलगिरी पर्वत अलग होता है। तो दक्षिणी पठार से पालघाट, है ना? तो ये पालघाट कहाँ दर्रा पड़ता है? केरल में पड़ता है। तो ये नीलगिरी पर्वत वहाँ से अलग हो जाता है। आगे देखते हैं। देखो, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये प्रश्न बहुत बार, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणी चोटी, तो सबसे दक्षिणी जो चोटी है वो कौन सी है? इलायची पर्वत, यानी इलायची पर्वत सबसे दक्षिण में पड़ता है भारत के। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी, इसका नाम है महेंद्रगिरी और 1501 मीटर ऊंची है। छोटा नागपुर का पठार की ऊंची चोटी, इसका नाम है पारसनाथ और इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई है 1366 मीटर। अब देखिए कार्डमम पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। आगे है मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये है नोकरेक, मेघालय का, है ना? आगे बात करते हैं सतपुड़ा श्रेणी के बुरहान दर्रे से। सतपुड़ा श्रेणी के बुरहान दर्रे से भुसावल खंडवा रेल मार्ग गुजरता है, ठीक है ना? आगे देखो, सांची पठार के दक्षिणी भाग में, सॉरी रांची, ये रांची है छत्तीसगढ़ की राजधानी। रांची पठार के पश्चिमी भाग में लेटेराइट से ढके ऊंचे स्थान को क्या कहते हैं? देखो, इनको कहते हैं पाट। क्या कहते हैं? पाट। आगे देखें, मेला या मलयगिरी की पहाड़ी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चंदन के वनों के लिए। आगे देखो, अरावली तथा पूर्वी घाट। अरावली तथा पूर्वी घाट प्राचीन बलित पर्वत हैं, जबकि सतपुड़ा, विंध्याचल तथा पश्चिमी घाट कैसे पर्वत हैं? बिलाक पर्वत के उदाहरण हैं। देखिए, अब हैदराबाद तथा सिकंदराबाद तेलंगाना पठार के निचले समतल भाग में हैं। कौन से भाग में? निचले समतल भाग में। अब बात करते हैं, निचले समतल भाग में हैं कृष्णा, कावेरी तथा तुंगभद्रा। देखिए, कृष्णा, कावेरी तथा तुंगभद्रा कर्नाटक पठार से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। आगे देखिए, सतपुड़ा तथा अजंता की पहाड़ियों के बीच खानदेश की संज्ञा दी जाती है। देखो, सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के बीच के स्थान को खानदेश की संज्ञा दी जाती है। आगे देखिए, विंध्याचल पर्वतमाला, यानी विंध्याचल, भारनेर, कैमूर एवं पारसनाथ पहाड़ियों का समूह है ना, विंध्याचल पर्वतमाला। आगे बात करते हैं सतपुड़ा के पश्चिम, मध्यवर्ती एवं पूर्वी छोर को राजपीपला, महादेव, अमरकंटक की संज्ञा दी जाती है। आगे देखते हैं अमरकंटक के पूर्वी भाग में। तो देखिए, अमरकंटक के पूर्वी भाग में छत्तीसगढ़ का मैदान विस्तृत है। तो साथियों, इसमें वो अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं जो पर्वत और पठारों से जुड़े हुए, वो इसमें डिस्कस किए गए हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वो ये कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है और इसकी ऊंचाई कितनी है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है, अगर आपने वो देखी होगी तो ज़रूर आपको पता होगा, और ये बात आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। साथियों, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आप मेरी वीडियो को पूरा देख रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर रहे होंगे। धन्यवाद आप इस तरह से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और ये आपने कीमती टाइम निकाल के वीडियो देखी। थैंक यू।